प्यारे 12th कक्षा के विद्यार्थियों, आपके लिए लेकर के आए हम 24 मार्च को होने जा रहे आपके अनिवार्य हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को लेकर के आए हैं। देखिए, इस क्वेश्चन पेपर के इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की 100% चांस बनता है। देखिए, टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा खंड अ। देखो, खंड अ में आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, सबसे पहले प्रश्न है जसदेव सिंह और नरोत्तम पुरी किस विशेष लेखन से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, खेल से संबंधित थे। जनसंचार माध्यमों में रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? रेडियो सर्वे माध्यम है। मराठी एवं कोंकणी भाषाओं की लिपि है, मराठी और कोंकणी भाषाओं की लिपि है देवनागरी। एक मैं छोटी ट्रिक आपको दे दूं, मन को हंसा देव, मन को हंसा देव, ठीक है। मराठी, नेपाली, कोंकणी, हिंदी और संस्कृत, इन सारी भाषाओं की लिपि क्या रहती है? देवनागरी। इस ट्रिक को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली है ब्रिज। ऑप्शन नंबर ब सही रहेगा। कवि कुंवर नारायण की कविता कविता के बहाने उनकी किस काव्य संग्रह से पाठ्यपुस्तक में संग्रहित की गई है? ऑप्शन नंबर अ, इन दिनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, पांचवा क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग किसका प्रतीक है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है बादल राग, वो किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर स रहेगा, क्रांति का। फिराक की रुबाई किस कवि के वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती है? ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा ब है, सूरदास जी की। भक्तिन पाठ साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार की विधा है? साहित्य की दृष्टि से भक्तिन पाठ है वो किस प्रकार की विधा है? ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा स रहेगा, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। नेक्स्ट 9वां सवाल है, शेर के बच्चे की उपाधि किससे दी गई थी? ये शेर के बच्चे की उपाधि चांद सिंह को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 10वां सवाल, शिरीष के फूल नामक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ऑप्शन नंबर अ रहेगा, कल्पलता। बाजार दर्शन नामक निबंध के रचनाकार है जैनेन्द्र कुमार। आनंदा कौन सी कक्षा में पढ़ता था? ऑप्शन नंबर द रहेगा, 5वीं कक्षा में। यशोधर बाबू किसे अपना गुरु मानते थे? नेक्स्ट इसका आंसर रहेगा, किशनदा को मानते थे। नेक्स्ट है हमारे झूझ पाठ के लेखक को शिक्षा से पुनः जोड़ने में किसका योगदान था? ऑप्शन नंबर अ होगा, दत्ताजीराव देसाई का। सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी खेतीहर एवं पशुपालक। अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, ये कथन किसका था? ऑप्शन नंबर स रहेगा, यशोधर बाबू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। अब देखो, वक्ता या लेखक के अभीष्ट का बोध कराने का गुण क्या कहलाती है? ये शब्द शक्ति कहलाती हैं। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? शब्द शक्ति। शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। कौन सी शक्ति? व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्या है, चारु चंद्र की चंचल किरणें काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये च वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसका मतलब अनुप्रास अलंकार है, इसमें अनुप्रास अलंकार रहेगा। नेक्स्ट है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब वहां पर यमक अलंकार होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पुटअप होने का बहुत बड़ा चांस है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोषणा पत्र, ये घोषणा पत्र शब्द के लिए सही अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावली क्या होगी? घोषणा पत्र को बोलते हैं मैनिफेस्टो, MANIFESTO, मैनिफेस्टो। नेक्स्ट है प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब हिंदी सही शब्द क्या होगा, यानी पारिभाषिक शब्द होगा हमारा परिवीक्षा। हम कहते हैं ना प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब होता है परिवीक्षा, परिवीक्षा काल या प्रवीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अपठित गद्यांश को लेकर के। देखिए अपठित गद्यांश से ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। देखो, तीर्थ यात्रा की संध्या प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनी विशेषताओं में से एक है। अब देखो, तीर्थ यात्रा की संस्था जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनी विशेषताओं में से एक है। संसार के और किसी देश में देवालयों और तीर्थ स्थानों का ऐसा जाल बिछा हुआ नहीं दिखाई देता है जैसा हमारी इस विस्तृत मातृभूमि पर लोगों के धार्मिक उत्साह के प्रेरणा स्वरूप फैला हुआ है। बात आती है तीर्थ यात्रा की, जो संस्था होती है वो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है। संसार के और किसी ऐसे देश में देवालय और तीर्थ स्थल का जाल ऐसा हमें नहीं मिलेगा। यही केवल हमारी ही मातृभूमि पर लोगों के धार्मिक उत्साह के परिणाम स्वरूप फैली हुई है। लोगों के इस तरह अपने देश के प्रति श्रद्धा प्रकाशित करने का प्रयत्न किया है वो तीर्थ यात्रा की संस्था अंततोगत्वा मातृभूमि के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति है। ये देश की पूजा की लाक्षणिक रीतियों में से एक है। पितृभूमि के प्रति प्रेम ने अपने उत्साह की तीव्रता में सारे देश में हजारों तीर्थ स्थानों को जन्म दिया है, जिससे उसका प्रत्येक भाग पवित्र और पूजा योग्य माना जाता है। उचित गद्यांश का ये जो उपयुक्त गद्यांश दिया गया है, इसका उचित शीर्षक क्या रहेगा? देखो, हमने उचित शीर्षक देखा है तीर्थ यात्रा की संस्था, यानी यहाँ पर विशेषकर देखें तो तीर्थाटन का उद्देश्य है। विशेषकर हमारा यहाँ पर जो ये प्रश्न देख रहे हम, इस प्रश्न का हमारा जो आंसर रह सकता है विशेषकर हमारे क्या रहेगा? तीर्थाटन का उद्देश्य, तीर्थाटन का उद्देश्य दिया गया है, अर्थात तीर्थ यात्रा के विषय पर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्या है? भारतीय संस्कृति कोई एक विशेषता बताइए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी कोई एक विशेषता बताइए। अब देखो, लोगों में जो धार्मिक उत्साह है वो ही हमारी संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यही हमने पैसेज में पढ़ा है कि देखो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख रखा है आपके। देखो पहला है, देखिए संस्कृति की विशेषता यानी लोगों का धार्मिक उत्साह हमारी संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है कि लोगों ने देश के प्रति श्रद्धा कैसे अभिव्यक्त की है। देखो, लोगों ने देश के प्रत्येक भाग को पवित्र और पूजा योग्य मानते हुए तीर्थ स्थानों का निर्माण किया, जो मातृभूमि के प्रति प्रेम और श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। यही हमने पैसेज में पढ़ा था। नेक्स्ट, देश की पूजा की एक लाक्षणिक रीति बताइए। देखो, तीर्थ यात्रा की संस्था के द्वारा अंततोगत्वा मातृभूमि के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति देश की पूजा की लाक्षणिक रीतियों में से एक है। यही हमने पैसेज में भी पढ़ा था। पांचवा, हजारों तीर्थ स्थानों का जन्म कैसे हुआ कि पितृभूमि के प्रति प्रेम की भावना और लोगों की धार्मिक उत्साह की तीव्रता ने देश में हजारों तीर्थ स्थानों को जन्म दिया। देखो नेक्स्ट छठा है, देश का प्रत्येक भाग पूजनीय कैसे बना कि पितृभूमि के प्रति प्रेम की भावना, लोगों के धार्मिक उत्साह की तीव्रता ने देश में हजारों तीर्थ स्थानों को जन्म दिया, जिससे देश का प्रत्येक भाग पवित्र और पूजा योग्य बन गया। बहुत सरल पैसेज था। पैसेज को आपको बढ़िया ढंग से समझना है तो आपका कोई भी आंसर इनकरेक्ट, गलत नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हमारा पैसेज और भी अपठित गद्यांश आ रहा है, ये 6 नंबर का रहेगा। देखिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। देखो इसमें हमारा क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखो, आओ मिले सब देश बांधव, आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के साधक बने सब प्रेम से, सुख शांति में उद्देश्य के है, क्या सांप्रदायिक भेद से है एक मिट सकता हो, बनता नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो, रखो परस्पर मेल मन में छोड़कर अविवेकता, मन का मिलन ही मिलन है होती उसी से एकता, दो एक एकादश हुए किसने नहीं देखे सुने, हाँ सुनने के भी योग्य से हैं अंक होते 10 गुने। अब देखो
इसमें उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? इस पद्यांश का उचित शीर्षक ही हमारे क्या है? एकता का महत्व है। एकता का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, एकता का महत्व है। सांप्रदायिक विविधता की तुलना किससे की गई है? हमने देखा कि सांप्रदायिक विविधता की जो तुलना है वो अनेक प्रकार के फूलों से बनी माला से की गई है। अनेक प्रकार के फूलों से बनी माला से की गई है। कवि ने किसकी माला बनाने को कहा है? कवि ने किसकी माला बनाने को कहा है? कवि ने सभी देशवासियों को एकता और प्रेम की माला बनाने को कहा है। एकता और प्रेम की माला बनाने को कहा है। नेक्स्ट है, किस भेद से एकता नहीं मिट सकती? किस भेद से एकता नहीं मिट सकती? यानी सांप्रदायिकता के भेद से एकता नहीं मिट सकती। अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर अच्छे ढंग से कर देते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन और आंसर है, ठीक है। पांचवा है, किसके योग से अंक 10 गुने हो जाते हैं? किसके योग से? कि शून्य के योग से अंक 10 गुने हो जाते हैं। और अगला है, पद्यांश का मूल भाव ये है कि कवि देश में विभिन्न जाति, भाषा, धर्म के लोगों को द्वारा एक बने रहने की भावना को व्यक्त कर रहा है। जिस प्रकार अलग अलग तरह के फूलों से एक माला बनती है, उसी तरह अलग अलग सभ्यता और संस्कृति के लोग मिलकर ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करते हैं। देखो बड़े बढ़िया सवाल रहे। अब देखो, हाँ, शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। किसके योग से? शून्य के योग से। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया तरीके से आपको, जितना आप अच्छे ढंग से पद्यांश को समझोगे उतने ही हमारे प्रश्नों के उत्तर ईजी हो जाएंगे। अब बात आती है खंड ब के। यहाँ पर मैंने आपके ज़्यादा टाइम को बर्बाद न करते हुए क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिख रखा है, आप ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में वापस आने की संभावना बहुत बड़ा चांस बनता है। हिंदी में नेट पत्रकारिता पर टिप्पणी लिखनी है। देखिए यहाँ पर आपको आंसर अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। दूसरा है, बूढ़ी मुँह मुआ से लोग करे तमाशे, ये कहावत किस संदर्भ में कही है? सिल्वर वेंडिंग कहानी के आधार पर। यहाँ पर आपके यहाँ आप जरूर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये हमारा जो यशोधर बाबू ने अपनी पत्नी के संदर्भ में कहा है और किस प्रकार से, इसका आंसर आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का समाज एक सुसंस्कृत समाज था। पठित पाठ के आधार पर लिखना है यहाँ पर मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने का चांस बहुत बड़ा, यानी वीवीआईपी क्वेश्चन समझ लो आप। नेक्स्ट आगे मैं करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि बात और भी पेचीदा होती चली गई से कवि कुंवर नारायण का क्या आशय है? पठित कविता के आधार पर लिखिए। यहाँ पर कुंवर नारायण ने किस प्रकार से अपने भाव व्यक्त किए, क्या आशय बताया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नौवां है, बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं? पठित पद्यांश के आधार पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाजार नामक संस्था का उद्देश्य है किस प्रकार लोगों को आवश्यकताओं की वस्तुएं उपलब्ध कराता है, उसके आधार पर आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा खंड स में हमारा क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल की तुलना कबीर के व्यक्तित्व से क्यों की है? देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल तथा कबीर के व्यक्तित्व दोनों में एक अनासक्ति के गुण को देखा है। शिरीष का वृक्ष जेठ की तपती दोपहरी में भी हरा भरा और फूलों से लदा रहता है। अपने आसपास की विपरीत परिस्थिति में भी वह जीवित ही नहीं वर्ण मस्त भी रहता है। कबीर भी अनासक्त कर्मयोगी थे, वे व्यक्तिगत राग द्वेष से दूर थे, प्रत्येक परिस्थिति में मस्त रहते थे, भाव जगत में गहराई तक डुबकी लगाते थे। इसके अथवा में क्वेश्चन आया कि भीमराव अंबेडकर के एक आदर्श समाज में किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए? पठित पाठ के आधार पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है। देखिए आप सब अच्छे ढंग से पढ़ करके इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कल्पना आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित था। बिल्कुल आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के लंका कांड में तुलसीदास ने राम का पूरी तरह मानवीकरण कर दिया, कैसे किया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने का बहुत बड़ा चांस है। नेक्स्ट है हमारा छोटा मेरा खेत कविता की मूल संवेदना क्या है? छोटा मेरा खेत, यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बड़े अच्छे ढंग से मैंने
समझा रखा है। नेक्स्ट है, जूझ पाठ के आधार पर लेखक के संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी वीवीआईपी क्वेश्चन समझ लेता हूँ मैं, ये आपका लिए वीवीआईपी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर, जूझ पाठ के आधार पर लेखक के संघर्ष को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिल्वर वेंडिंग के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं पर किसका प्रभाव पड़ा, आप उन पर पड़े प्रभाव से कहाँ तक सहमत हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि आधा व सिल्वर वेंडिंग, जो आप पढ़ने के बाद में यहाँ पढ़ लीजिएगा, यहाँ तक हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, रघुवीर सहाय और जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक चरित्र, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वापस परीक्षा में रिपीट हो सकता है। रघुवीर सहाय और जैनेन्द्र कुमार के साहित्य पर परिचय आपको देना है, उनकी प्रमुख रचनाएं, पत्रकारिता, समान। देखिए नेक्स्ट हमारा है इनका साहित्यिक परिचय पर, ये जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय है, उनकी कृतियाँ, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध, बहुत कुछ चीज़ें, यहाँ तक आप अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फीचर लेखन को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीचर का इस बार एग्जाम में पूछे जाने का बड़ा चांस है। फीचर यहाँ पर किसे कहते हैं, उसके बाद इसका उदाहरण शैक्षिक भ्रमण को देकर के आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, नेक्स्ट इसके अथवा में हमारे दिया गया है कि रोजगार उन्मुखी शिक्षा की आवश्यकता पर एक विषय आलेख लिखना है। क्या लिखना है, आलेख, रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर एक आलेख लिखना है। यह आपके रोजगार उन्मुखी शिक्षा पर एक छोटा सा आलेख है, आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा खंड द आता है। खंड द में हमारे पद्यांश आया हुआ है, उस पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या करनी है। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, पद्यांश है, और इस पद्यांश की क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। क्योंकि हमने पढ़ा था, ये उमाशंकर जोशी की कविता है, बगुलों के पंख से ली गई है कि नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तेरती सांझ की सतेज श्वेत काया, होले होले जाती मुझे बांध निज माया से। देखो ये उमाशंकर जोशी की, हमने जब पाठ पढ़ा था उसमें पढ़ा था, ये उमाशंकर जोशी की कविता है बगुलों के पंख, बगुलों के पंख से लिया गया है। ये गुजराती भाषा की जो कविता है, जो आपने पढ़ा होगा, जो रघुवीर चौधरी ने इसका क्या क्या हिंदी रूपांतरण किया है। वैसे ये गुजराती भाषा की कविता थी, गुजराती भाषा की कविता थी, और इसका जो हमारे अनुवाद किया है या जो हिंदी रूपांतरण किया है, वो हिंदी रूपांतरण किसने किया है, हिंदी रूपांतरण हमारे रघुवीर चौधरी जी ने किया है, रघुवीर चौधरी जी ने किया है। तो इसी प्रकार हम इसमें कवि कजरारे बादलों की जो छाई घटा में शाम के समय उड़ते हुए बगुलों की पंक्तियों की छटा का वर्णन कर रहा है। चलो ये तो हमारी संदर्भ और प्रसंग दोनों हो गया है, और इसके बाद में हम इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। चलिए मैंने इसको भी लिख रखा है, व्याख्या के साथ साथ में अपन इसके ऊपर विशेष भी लिखेंगे, इसमें किस प्रकार के मुहावरों और अलंकारों की भाषा की जो प्रभावशीलता है वो देखने को मिल रही है। देखिए इसका आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें दो और पंक्तियां भी थी कि उसे कोई तनिक रोक रखो, वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, नभ में पांति बंधी बंगुलों की पंखें, पांति बंधी यानी पंक्ति बंधी हुई बंगुलों की पंखों के। यहाँ पर आपके संदर्भ और प्रसंग है, व्याख्या है। देखो मैंने कहा था ये उमाशंकर जोशी की कविता है, बगुलों के पंख से ली गई है, गुजराती भाषा की कविता थी, हिंदी रूपांतरण रघुवीर चौधरी ने किया था। इसमें कजराले जो बादल है, काले बादलों के बीच में छाई हुई बगुलों की, जो बादलों की छाई हुई घटा, उसके बीच शाम के समय बगुलों की पंक्तियों की जो छटा का वर्णन किया गया है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कर यत्न मिटे सब सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मुड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। इसका भी संदर्भ प्रसंग करना है। यह हरिवंश राय बच्चन की कविता है, आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें जो अपना परस्पर विरोधी मनोभाव को व्यक्त कर रही है। आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न अपन लेते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है।
आपके सामने पद्यांश हैं कि रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। पहलवान संध्या के सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वह संजीवनी की शक्ति भरती थी। सभी की शक्ति इन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति सुने स्नायु में भी बिजली दौड़ जाती थी। ढोल की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था, न ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति। इस पर संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंखों मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती। ये हमारे आरोट भाग 2 के जो पहलवान की ढोलक से लिया गया है, जो फणीश्वरनाथ रेणु की जो नेक्स्ट इसका जो प्रसंग व्याख्या आप अच्छे ढंग से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ चलिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना काफ़ी रहती है। नेक्स्ट इसका भी अथवा में एक और है, भक्तिन और मेरे बीच एक सेवक स्वामी का संबंध है। ये कहना तो कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई भी स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले, अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने में ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए। इसका संदर्भ ये हमें पता है आरो भाग 2 के इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जो भक्तिन से लिया गया है। महादेवी बता रही हैं उनका और उन भक्तिन का संबंध सेविका और स्वामिनी का संबंध नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार से इसकी व्याख्या अच्छे ढंग से आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आप इसके बारे में थोड़ा बहुत महादेव जी ने किस प्रकार की भाषा, सरल लक्षणा और व्यंजना शक्ति की प्रधानता को रोचक बनाया है। नेक्स्ट हमारा 17वां प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में इस बार वापस रिपीट हो सकता है कि स्वयं को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दियापुर का प्रधानाचार्य मानकर पुलिस अधीक्षक महोदय एक अर्ध सरकारी पत्र लिखे जिसमें विद्यार्थियों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देना है। रोड सेफ्टी के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपके यातायात सुरक्षा के लिए, सड़क सुरक्षा के रूप में। तो इस प्रकार से हमें छात्रों को यातायात संबंधी नियमों की जानकारी देने हेतु निवेदन किया गया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसी में ही एक दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये सार्वजनिक सूचना के रूप में किस प्रकार से पशुपालन विभाग की दुर्योजित सूचना जारी की गई है। और नेक्स्ट इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है हमारा कि किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। समाज में जीवन मूल्यों का महत्व या सामाजिक संचार माध्यमों यानी सोशल मीडिया का जो बढ़ता हुआ दुरुपयोग, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो निबंध है इस पर इस बार बोर्ड में पूछे जाने का बड़ा चांस है। हमारे महाकाव्य या बाढ़ का दृश्य, तो ये दोनों ही समाज के जीवन मूल्यों का महत्व और सामाजिक संचार माध्यम, ये जो सोशल मीडिया का बढ़ता दुरुपयोग, इसमें देखो समाज में जीवन मूल्यों का महत्व, इसकी प्रस्तावना, इसका जीवन मूल्य, अर्थ और प्रकार, समाज में जीवन मूल्यों की भूमिका, जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने के उपाय और उपसंहार लिखाना, ये हमारी प्रस्तावना है। जीवन मूल्य और उसका अर्थ और प्रकार, समाज में जीवन मूल्यों की भूमिका जैसे सत्य और ईमानदारी के रूप में, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट इसके जो पार्ट्स ले लेते हैं, उसमें है और है सहानुभूति और दया, सहिष्णुता और समानता, कृत्यनिष्ठा, जीवन मूल्यों के अभाव का प्रभाव क्या रहा, जीवन मूल्यों को बढ़ावा देने के उपाय क्या है। देखो उपाय तो है, पहला हमारा शिक्षा का महत्व होगा, दूसरा परिवार की भूमिका होगी, तीसरा सकारात्मक वातावरण चाहिए। इस प्रकार उपसंहार करके इस निबंध को हम कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट निबंध था कि सामाजिक संचार माध्यमों और सोशल मीडिया का बढ़ता दुरुपयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वीवीआईपी क्वेश्चन आपके लिए। इस प्रस्तावना में हमें सोशल मीडिया का पहले सकारात्मक पक्ष लिखना है, फिर दुरुपयोग के कारण क्या है। एक तो हमारी फेक न्यूज और अफवाहें दुरुपयोग का पहला कारण, दूसरा साइबर अपराध, साइबर क्राइम, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इसका रहता है कि नैतिक पतन, लोगों में नैतिकता का बहुत बड़ा पतन हो रहा है। दूसरा स्वास्थ्य समस्याएं और इसके समाधान क्या करेंगे, सजगता और जागरूकता लाएंगे, कानूनी कदम उठाएंगे, समय सीमा का निर्धारण करेंगे और शिक्षा का प्रचार। इस प्रकार करके हम उपसंहार करके इसका निष्कर्ष करके इस निबंध को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा निबंध हमने पढ़ा था हमारे महाकाव्य, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। हमारे महाकाव्य जैसे रामायण महाभारत किस प्रकार से हमारे मर्यादा का प्रतीक बने हुए हैं, जीवन का एक दर्पण बना हुआ है नहीं,
जैसे रामायण और महाभारत, एक रामायण मर्यादा का प्रतीक है, महाभारत जीवन का एक दर्पण मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है महाकाव्यों का महत्व धार्मिक और नैतिक शिक्षा में, सांस्कृतिक धरोहर में। चलिए नेक्स्ट लेते हम इसमें मानवीय मूल्यों का प्रचार, विश्वव्यापी प्रभाव, आधुनिक युग की प्रासंगिकता, फिर उपसार यानी निष्कर्ष करके हम इसको सिर्फ रामायण और महाभारत को ग्रंथ ही नहीं मानेंगे, ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी संपूर्ण पाठशाला के रूप में। नेक्स्ट है हमारा बाढ़ का दृश्य। अब देखो बाढ़ का दृश्य, बाढ़ के दृश्य पर भी हम लिखेंगे उसके प्रभाव क्या रहते हैं, बाढ़ का कारण क्या रह सकता है, और उसमें कारण के बाद में हमारी सरकार और समाज की भूमिका इसमें क्या रहती है, और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता क्या है। नेक्स्ट हमारा उपसार रहेगा। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लास्ट में वीडियो देखने के पश्चात आप जरूर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक के साथ में कमेंट भी जरूर कीजिएगा। आगे हम इस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर जरूर आएंगे।